हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं नीट 2016 24 जुलाई के पेपर के साथ, दैट इज पेपर 2 फेज 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 136। पहला क्वेश्चन बेटा ये क्या कह रहा है बेटा? कह रहे हैं पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट व्हेन only when they lie between 50 centimeter and 400 centimeter from his eyes. In order to see the maximum distance of distinct vision to infinity, in order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, infinite तक का देखने के लिए कैसा लेंस यूज करना पड़ेगा बेटा? अब infinity की इमेज उसको 400 सेंटीमीटर पे चाहिए होगी, क्योंकि वहां तक तो वो देख लेता है। अब infinity की इमेज उसको चाहिए होगी 400 सेंटीमीटर पे। तो ऐसा कब हो सकता है? जब वो कॉनकेव लेंस यूज करेगा। जब कैसा लेंस यूज करेगा? कॉनकेव, है ना। सिंबल इस तरीके का होता है ताकि इन्फिनिटी से जो आए उसकी इमेज कहां बन जाए? 400 सेंटीमीटर पे। कहां पे बन जाए प्यारे बच्चों? 400 सेंटीमीटर पे बन जाए, है ना। तो बेटा मेरे को चाहिए होगा कॉनकेव लेंस। कैसा लेंस चाहिए होगा? कॉनकेव लेंस, है ना। एक मिनट पेन ले लेते हैं। तो बेटा कैसा चाहिए होगा लेंस? कॉनकेव लेंस चाहिए होगा। और फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? -4 मीटर। तो पावर क्या हो जाएगी? 1 अपॉन फोकल लेंथ 1/4 बेटा मीटर में लेना होता है, तो -0.25 डायोप्टर। -0.25 डायोप्टर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको पहले रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। अ लीनियर अपर्चर whose width is 0.02 centimeter is placed immediately before a lens। ये लीनियर अपर्चर है 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी है, जिस लेंस को हमने आगे रखा है ताकि जो पैरेलल रेज आएंगी वो कहां पे कन्वर्ज होंगी? वो फोकस पे ही कन्वर्ज होंगी, ठीक है। तो जो कैपिटल डी है वो यहाँ पे फोकल लेंथ हो गया बेसिकली, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर्स हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं पहला मिनिमा सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितनी दूर पे आएगा? तो बेटा पहला मिनिमा कहां पे आता है? nth मिनिमा आता है a sin थीटा इक्वल टू n लेमडा पे, ठीक है। ये nth मिनिमा की कंडीशन होती है। और a थीटा इज इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लेमडा बाय a, ठीक है। थीटा हो जाएगा लेमडा बाय a। तो अगर थीटा हो जाएगा लेमडा बाय ए, और थीटा क्या हो जाएगा बेटा? थीटा कहिए छोटा है बेटा। लेमडा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो 5 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगी। और जो स्लिट विड्थ दे रखी है वो 2 × 10⁻⁴ है। तो ये बहुत छोटा है। तो थीटा कहें या टेन थीटा कहें, बात एक ही, वाई बाय कैपिटल डी आ जाएगा। यहां से बेटा आप वाई निकाल सकते हैं, है ना। तो बेटा क्या बन जाएगा? 5 6 30, 30/2, 15 टाइप का आंसर आना चाहिए 15। और 15 एक ही ऑप्शन में है। मेरे को 10 की पावर से भी कोई मतलब नहीं है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and de Broglie wavelength lambda fall on the target in an X-ray tube. The cutoff wavelength of emitted X-ray, ठीक है बेटा। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ जिसका इलेक्ट्रॉन आके फॉल कर रहा है, पहले आइए रब करते हैं, फिगर बना लेते हैं फटाफट से। ये इस तरीके का होता है बेटा टारगेट, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली फिलामेंट होता है जिसको हम हीट अप करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करते हैं, ये होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स आके जस्ट टकराने वाले हैं उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है। तो h बाय लैम्डा हो गया उनका मोमेंटम। बेटा लैम्डा होता है h बाय p, h बाय mv। तो p हो गया h बाय लैम्डा, p²/2m हो गई काइनेटिक एनर्जी। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी अगर एक ही फोटोन में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा कट ऑफ वेवलेंथ। तो मेरे से कट ऑफ वेवलेंथ ही पूछी है ना। कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी? तो लैम्डा नॉट ही निकालना है। होप आप लोग कर पाएंगे बड़े आराम से। यहाँ से लैम्डा नॉट निकाला जा सकता है, ठीक है। मास ऊपर आएगा, एक h नीचे आएगा। तो मास ऊपर और एक h नीचे, मास ऊपर और एक h नीचे, ऐसा ऑप्शन एक ही है। मास ऊपर आएगा और यहाँ पे h² है तो एक h नीचे आएगा। तो लैम्डा नॉट के लिए तो बस इतना ही देख लीजिए, काम बन जा रहा है पूरा। या तो आपको आंसर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फोटोन ऑफ
photon with energy 5 electron volt incident on a cathode in a photoelectric cell, maximum energy of photoelectron is 2 electron volt. बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमने फोटॉन्स डाले हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भैया, एक सेकंड जरा रब करते चलते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए जगह बना लेते हैं। आइए देखिए बेटा, जो एनर्जी ई हमने इंसिडेंट करी, फाइ की कटौती होगी और ये होता है के मैक्स। ठीक है, तो के मैक्स होता है ई माइनस फाइ। अब अगर ये 5 है तो E5 माइनस फाइव और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से फाइव कितना आ जाएगा, वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, वर्क फंक्शन आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि मेरे को इससे मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है बेटा 6 यूज करी, फिर जब ये 6 होगी तो ये कितना हो जाएगा बेटा, जो यहाँ पे अभी ये कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वॉज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले, बाद में कितनी हो जाएगी बेटा, जब इसको 1 से बढ़ा दिया, कटौती तो उतनी होनी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 हो जाएगी। आप कह सकते हैं बेटा 5 यहां से 3 है तो बेटा ये 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, तो के मैक्स बाद में 3 है। आप कह सकते हैं बेटा अगर एनर्जी ऑफ फोटोन को 1 से बढ़ा दिए तो के मैक्स भी 1 से बढ़ेगा, क्योंकि ई माइनस फाइव कटौती तो वही होनी है, जो मिनिमम कटौती वो तो वही होनी है, तो के मैक्स जो होगा वो उतने से ही बढ़ जाएगा जितने से एनर्जी ऑफ फोटोन को आपने बढ़ा दिया। बहुत शानदार। ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। बेटा ये बिल्कुल बेकार बात है, खाली इतना ही बोल देते हैं पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे हैं तो एनोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड कोई नहीं पहुंचने चाहिए, तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को खत्म करना है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी 3E, के मैक्स को EVS के बराबर ही तो करते हैं, तो यहां से VS कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3। बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर hc बाय लैम्डा माइनस फाइव अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है तो इसको E से मल्टीप्लाई करते हैं और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जूल्स में हो गई, और उसको EVS के बराबर करते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, लेकिन एनोड का पोटेंशियल बताना है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड होता है जिस पे जाके इंसिडेंट होते हैं, है ना। अब बेटा मैं कह रहा हूं एनोड का पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको कह रहा है तू रुक, तो उसको नेगेटिव करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में, उसको क्या करना पड़ेगा नेगेटिव। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों। तो -3 वोल्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बेटा अब देखो अगले क्वेश्चन को मैं पूरे तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, पर बेटा जो मैं क्लास में सिखाता हूं अगर आप मेरी बातें याद रखें तो टाइम बच सकता है पेपर में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 140 को देखते हैं। बेटा बोर्ड्स मॉडल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और अगर आपको लगेगा नहीं तो मैं आपको एक सिंपल अप्रोच से भी बताऊंगा, लेकिन पहली अप्रोच वो बता रहा हूं जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इस तरीके से करें एग्जाम में। मिटाने वाला यंत्र ये रहा। बेटा इसमें वैसे क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ के सुना देता हूं। कह रहे हैं इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट, थर्ड से बेटा सेकंड ऑर्बिट आ रहा है, इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। बेटा थर्ड से सेकंड में आया तो लैम्डा आया, फोर्थ से थर्ड में आएगा तो कितना आएगा, अरे भाई मतलब ऊपर फोर्थ से थर्ड में आएगा तो कितने का निकलेगा, लैम्डा से ज्यादा ही आंसर आएगा, और लैम्डा से ज्यादा कितने ऑप्शन है 2, 20/7 लैम्डा और 20/13 लैम्डा। आइए देखो मैं कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, देखो जो मैं आपको याद कराता हूं पहले तो वो बात सुनते हैं। बेटा ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है -13.6, फर्स्ट, सेकेंड की क्या होती है -3.4, थर्ड की क्या होती है बेटा -1.5, फोर्थ की क्या होती है प्यारे बच्चों -0.85। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 0.65, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना 1.9, तो एनर्जी डिफरेंस लगभग 3 टाइम्स है। तो लैम्डा यहाँ पे 1/3 होगी, है ना, यहाँ पे लैम्डा 3 टाइम्स हो जाएगी, तो लगभग 3 किस में आ रहा है 20/7 लगभग 3 खत्म। क्योंकि लैम्डा से बड़े तो 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि बेटा 1-2 में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, 2-3 में कम, 3-4 में और कम। एनर्जी डिफरेंस कम तो वेवलेंथ ज्यादा, hc बाय लैम्डा होता है ना एनर्जी जो निकलेगी, hc बाय लैम्डा होती है जो एनर्जी निकलेगी। एनर्जी डिफरेंस कम तो वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा कहां पे आ रही है यहाँ पे, है ना, तो लैम्डा से बड़ा ऑप्शन, और कितना बड़ा लगभग 3 टाइम्स चाहिए, क्योंकि एनर्जी लगभग 1/3 है। बेटा 0.6 का ट्रिपल होता है 1.9, 0.65 का ट्रिपल 1.95, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या तो आया। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर मेरे को पूरा सॉल्व करना हो कि नहीं भाई हम तो कसम खा के हैं, हम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, हम गुड़गोबर है ना,
तो बेटा 1 बाय लेमडा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, और फिर 1 बाय लेमडा डैश जो बाद में निकलेगी जब 4 से 3 में आएगा, इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। अब गुस्से में आके डिवाइड कर दो, लेमडा डैश निकालो, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपके पास। बोलो आया? आया सर, बहुत शानदार। बढ़ते हैं आगे, शाबाश। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट्स। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट्स। द टाइम टेकन बिटवीन 40% डिके एंड 85% ऑफ 85% डिके, 40% डिके हो गई तो मतलब 60% बचा है, ठीक है, और 85% डिके हो गई मतलब 15% बचा है। तो 16% से 15% होने में टाइम क्या लगेगा ये पूछे। 80, भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, 40% डिके से 85% डिके में टाइम, 40% डिके मतलब 60% बचा, 85% डिके मतलब 15% बचा, मतलब हाफ का हाफ होने का टाइम पूछना भाई। 60 से 15 मतलब हाफ का हाफ, दो हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ दे रखी है बेटा 30 मिनट, एक हाफ लाइफ है 30 मिनट, तो दो हाफ लाइफ कितनी हो जाएंगी 60 मिनट। बोलो आया? आया सर, बहुत शानदार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 142। बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस के आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस तो मैंने डाले हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं सॉल्यूशंस के साथ, सो यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ये क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे नीट 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट 21, मतलब जितने भी आगे नीट के एग्जाम्स होंगे तो कोशिश करें कि इसको बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी काम आएंगे। थैंक यू बच्चा लोग, कीप ऑन टेकिंग दी स्क्रीनशॉट्स। ओके, आफ्टर दी स्क्रीनशॉट्स वी विल स्टार्ट विद दी सॉल्यूशंस अगेन। आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 142। ये जो है ये एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर ट्रांसमीटर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है बेटा। ये देखिए जिसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज करें, जिसमें करंट गेन मेरे को दे रखा है ना, और इनपुट वोल्टेज पूछी है बेटा। मैं आपको बता दूं बेटा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज है ना, जो वोल्टेज गेन है वो क्या हो जाएगा बेटा, करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। करेक्ट है इनकरेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है बेटा। आई आउटपुट आर आउटपुट, ये हो गई आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज हो गई आई इनपुट आर इनपुट। आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट बेटा, ये मेरे को दे रखा है करंट गेन विच इज 100, ठीक है। तो ये मेरे को 100 दे रखा है, ये मेरे को 100 दे रखा है। आउटपुट वोल्टेज मेरे को 4 दे रखी है, इनपुट वोल्टेज मेरे से पूछे तो क्या करेंगे बेटा, आउटपुट वोल्टेज 4 अपॉन इनपुट वोल्टेज वी इनपुट, ये हो गया 100, और आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट ये मेरे को दे रखा है 2/1 किलो ओम। तो बेटा वो किलो ओम का 1000 लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऊपर भी 1000 है और नीचे भी 1000 है, ठीक है। ये 200 आया, 4/200 विल बी द आंसर। वी इनपुट क्या आ जाएगा 4/200। अगर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, नीचे 1000, दैट इज 20/1000 वोल्ट, दैट इज 20 मिली वोल्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 143, अरे भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना, लगातार सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन। भैया कह रहे करंट कितना आएगा, करंट किससे पूछ रहे? बैटरी से। करंट फ्लोइंग थ्रू दी रेजिस्टेंस R1, R1 कौन सा है? बैटरी वाला, अच्छा ये वाला, इससे करंट बताना। ये तो रिवर्स बायस में पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, कोई करंट नहीं जाएगा, हटा दो, ठीक है। ये ब्रांच बेकार हो गई, हट गई। इसमें आइडियल रेजिस्टर है, दैट इज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, जो हो जाएगा वो 0 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और 2 कितना हो गया 4, तो करंट क्या हो जाएगा बेटा 10/4, तो करंट आ जाएगा 10/4, दैट इज 2.5 एम्पियर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, काफी सिंपल बात है ना, और मेरे को लगता है आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। चलिए भैया पहले शानदार तरीके से मिटो देते हैं, बहुत ही शानदार। देखिए मिटोते चले जा रहे प्रदीप सर यहाँ पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बेटा फिर से सेमीकंडक्टर का आ गया। अरे भाई ये तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, मुफ्त का क्वेश्चन। आई एम सॉरी, यहां पे एक एंड गेट है, और यहां पे
एक नैंड गेट है, ठीक है भैया, ए बी सी। मेरे को बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। ये आउटपुट है, आउटपुट क्या आएगा, है ना, जब सब जीरो हो और जब सब वन। बेटा जब ये जीरो होंगे तो जीरो जीरो, यहां पे क्या आएगा जीरो, और जब ये भी जीरो जीरो जीरो, बेटा एंड में तो ए बी होता है ना, और नैंड में क्या है ए बी बार, तो जीरो जीरो का बार, पहला एंड है ना, पहला एंड है, तो जीरो जीरो का बार, जीरो जीरो क्या होगा, जीरो का बार क्या होगा वन। तो बेटा जब सब जीरो होंगे तो आंसर आएगा वन, और जब सब वन होंगे तो वन वन का क्या आएगा, यहाँ पे वन वन, वन वन का बार, तो क्या आ जाएगा जीरो। तो आंसर क्या आना चाहिए, वन कॉमा जीरो। आउटपुट क्या आएगा, वन कॉमा जीरो, विच इज ऑप्शन फोर्थ। बहुत ही सिंपल था यार ये तो। बेटा याद रखना बेटा ए बी होता है। बेटा अगर मेरे काफी सारे एफएसटीज में काफी सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं बेटा मैं लॉजिक गेट्स पे, है ना, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। मुफ्त का क्वेश्चन होता है, आपको पक्के से आना चाहिए, है ना। तो बेटा बस एंड में होता है ए बी, और में होता है ए प्लस बी, नैंड में होता है ए बी बार, नैंड में क्या होता है ए बी बार, और नॉर में क्या होता है ए प्लस बी बार। डॉट का बार होता है प्लस, है ना, और प्लस का बार होता है डॉट। जैसे अगर नॉर है तो ये बन जाएगा ए प्लस बी बार, तो वो बन जाता है ए बार बी बार। ठीक है, याद रखना आसान है, मक्खन है, बिल्कुल सिंपल, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c and Newton's gravitational constant g are three fundamental quantities. Which of the following combinations of these have dimensions of length? किसका डायमेंशन लेंथ का होगा भाई, HCG में, HCG का भैया कुछ कंबाइन करके कोई एक्सप्रेशन बनाओ ताकि लेंथ बन जाए। आओ आओ तुम्हें एक नई बात सुनाऊं मैं भाई। देखो सिंपल बात बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन नंबर पहले कौन सा, पहले तो क्वेश्चन नंबर बताए थे, क्वेश्चन नंबर है 145। देखो प्यारे बच्चों, लेंथ को डिफाइन करना है एच सी, और उसकी टर्म्स में एच की पावर ए मान लीजिए, सी की पावर बी मान लीजिए, और जी की पावर में सी मान लीजिए। गलत बात है, सी यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एच नहीं होता है बेटा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम, एनर्जी होती है ml2t माइनस टू, तो ये h आ जाएगा ml2t माइनस वन। वेलोसिटी होती है lt माइनस वन की पावर b। g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है फोर्स, फोर्स होता है mlt माइनस टू, है ना, तो ये बन जाएगा m माइनस वन lt माइनस टू, तो m माइनस वन l3 t माइनस टू की पावर c। अरे बोलो आया, आया सर, बहुत शानदार। अब ये बन गया। अब लेंथ की पावर, इधर तो वन है, मास की पावर जीरो है, टाइम की पावर जीरो, तो मास की पावर बनाओ क्या आ रहा है, a माइनस सी। मास की पावर है, मास की पावर माइनस सी, ए माइनस सी इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ पावर बराबर करनी, ए इक्वल टू सी होना चाहिए पहली बात, मतलब एच की पावर में और जी की पावर में सेम होना चाहिए। एच जी की पावर में सेम दो ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड, और दोनों में पावर है 1/2। अच्छा, इसका मतलब ए इक्वल टू सी इक्वल टू हाफ। ये होती है बेटा टेक्निक। ये नहीं कि गधों की तरह तीन इक्वेशन बनाए और तीन इक्वेशन को सॉल्व कर देना, बिल्कुल भी नहीं बेटा। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, मेरी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, मैं बार बार आपको ये बात बता चुका हूं क्लास में भी कई बार। आपको टाइम बचाना है बेटा एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना होगा बेटा। ऑप्शन देखिए पहले, ए इक्वल टू सी कितने में आ रहा है, दो में, एक में होता तो मैं सॉल्व ही नहीं करता। अब दो में, दोनों में वैल्यू हाफ है, तो इसका मतलब ए और सी की वैल्यू तो हाफ है, पता लगे। अब लेंथ की पावर क्या आ रही है, वन, इधर क्या आ रही है, टू इंटू हाफ, दैट इज वन, थ्री इंटू हाफ, अच्छा 2 + 3 5/2 हो गया। अच्छा, और इधर क्या आ रही है, b। ओके, तो b की वैल्यू क्या है, 1 - 5/2, दैट इज -3/2, -3/2। अच्छा, इसकी पावर में, वेलोसिटी की पावर में -3/2 आना चाहिए, c की पावर में -3/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कह रहे दो गाड़ियां जा रही हैं, दोनों का x कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, बताना है किस टाइम पे दोनों की रफ्तार बराबर होगी। टाइम पे रफ्तार बराबर, किस टाइम पे रफ्तार बराबर, रफ्तार क्या होती है, dx/dt। रफ्तार क्या होती है, dx/dt। बहुत शानदार, रफ्तार होती है dx/dt। चलिए निकालते हैं रफ्तार। dx/dt होती है रफ्तार, आइए निकालनी पड़ेगी रफ्तार, आइए निकालते हैं रफ्तार। x इज at + bt स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ पहली कार,
क्या आ जाएगी, a प्लस 2bt। अरे कह दो आया भैया, नहीं आया क्या, आ गया। दूसरी कार का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, एक्स क्यू कह रखा है उसको, हम एक्स लिख रहे हैं खाली, एफ टी माइनस टी स्क्वायर। साफ लिख भाई साफ लिख। अब इसकी वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, बराबर करनी वेलोसिटी आएगी इसकी एफ माइनस 2t। ठीक है, ठीक है सर, टाइम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कैसे निकालेंगे, इसको इधर ले आओ, 2 प्लस 2b इंटू टी बराबर एफ माइनस ए। हो गया, एफ माइनस ए अपॉन 2 प्लस 2b, एफ माइनस ए अपॉन 2 प्लस 2b विच इज ऑप्शन 1, विच इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन का बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन आपके सामने है भैया। ये एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ये है रेडियस, ये पार्टिकल, और ये टेंजेंट, और ये एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन है 15, ये एंगल है 30 डिग्री। अब पूछ रहे हैं रेडियस है 2.5, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन कुछ एंगल पे रेडियस से, मतलब कुछ रेडियल एक्सेलरेशन भी है जो होना चाहिए पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है 15 sin 30 जो रफ्तार बढ़ाएगा, 15 cos 30 जो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, 15 cos 30। कह रहे रफ्तार बताओ पार्टिकल की, रेडियल एक्सेलरेशन पता लग गया, 15 cos 30 पता लग गया सर। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर ओवर आर। v पता है, नहीं पता है, r पता है, पता है। क्या v निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा भैया। अच्छा, अब ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, 15√3/2, 15 √3 1.7/2 0.85 आएगा लगभग, ये 2.5 है ना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 15 इंटू 2.5, कितना हो गया, 15 30 37.5/2 18.75। ठीक है, 18.75 इंटू 1.7, एक और घूम रहा है जमूरा साथ में, अब उसका अंडर रूट लेना है। ठीक है भैया, अब ये कितना आएगा निकल के, ये पूछा 6.2 आएगा, 4.5 आएगा, 18 का अंडर रूट क्या होगा, लगभग 4। ठीक है, इसका क्या होगा, 1.3 का स्क्वायर 1.6, ये लगभग 1.3, ये 4 इंटू 1.3 कितना होगा, 4 इंटू 1.3 ये आएगा 4 इंटू, ये लगभग 4 से थोड़ा सा बड़ा है ना, कितना मेरे को मतलब नहीं है, 4 से हल्का सा बड़ा, 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, पॉइंट में भी गया अपने को पता नहीं। ठीक है, पता नहीं, 1.3 क्या है पता नहीं, ये कितना, 4 इंटू 1.3 से बड़ा है, और लगभग कितना का बेटा, 19 है ना। अगर मैं 4.5 का स्क्वायर बताऊं तो वो होता है 20.25। अरे तो छोटा उससे, तो 4.4 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4.5 का स्क्वायर 20.25, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4.4 इंटू 1.3 कितना बन गया, ये हो गया 5, 4 प्लस 4 इंटू 1.3 तो आ जाएगा 4.9, नहीं 5.2 आएगा ना, 13 4 द 52 2 5 13 4 द 52 52 5 57 5.72 5.72। ठीक है भैया, कौन सा ऑप्शन आ गया, 4th। सिंपल है ना यार। अब देखो भैया, हम भी कैलकुलेशन आपके सामने ही कर रहे हैं, ऐसे ही करनी होती है, देखो है ना हम सोच के आए थे कैसे कैलकुलेशन होगी, ना आप सोच के जाएंगे। पेपर में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आते हैं, बहुत ही सिंपल आते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कॉन्फिडेंटली करेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल, एक बॉल आके टकरा रही है, दिखाते हैं सिचुएशन, पहले मिटो देते हैं फिगर। इंपल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, है ना। इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, वैसे तो एफ डी टी का इंटीग्रल होता है, लेकिन डीपी बाई डी टी एफ होता है, डीपी क्या होगा एफ डी टी, तो बेसिकली एफ डी टी क्या होता है, डीपी, चेंज इन मोमेंटम बताना भैया, डीपी। बहुत शानदार तरीके से देखिए मिटो दिए, बहुत ही शानदार, और ये बिल्कुल साफ कर दिया है बोर्ड को, रिन सफेदी। ठीक है, आइए देखिए, ये एक बॉल है, दीवार, ये उस पे आगे एक बॉल टकरा रही, ठाए ठाए 60 डिग्री, बहुत शानदार।
अब चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा भाई, देखो एक कंपोनेंट होगा mv cos 60 mv/2, एक कंपोनेंट होगा mv sin 60 जो चेंज होगा ही। क्यों? क्योंकि mv cos 60 इधर को mv sin 60 इधर को, इसमें कोई चेंज ना आया भैया। लेकिन जो mv/2 इधर को था वो mv/2 इधर को हो गया, तो चेंज क्या आ गया mv। आप ओरली बोल सकते थे, बताऊं कैसे? फाइनल मोमेंटम हो गया इधर को, इनिशियल है इधर को, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो फाइनल प्लस नेगेटिव ऑफ इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, नेगेटिव ऑफ इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बेटा दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल 120 है, अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, बीच में एंगल 120 तो रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर। बोलो आया, याद रखना पड़ेगा। अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, बीच में एंगल 120 डिग्री होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दोनों के बराबर होता है। बोलो आया, आया सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट, 10 ग्राम की बुलेट आ रही है बहुत जोर से 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और जाके एक वुडन ब्लॉक में घुस जाती है और फिर आगे से निकल जाती है बच्चों, और ब्लॉक 10 सेंटीमीटर की हाइट तक जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो 10 सेंटीमीटर तक की हाइट पे जा रहा है, तो मतलब उसको रफ्तार क्या मिली होगी? √2gh। h हाइट पे जाने के लिए रफ्तार क्या चाहिए? √2gh। क्यों, कैसे? वर्क एनर्जी थ्योरम समझाते हैं, आइए देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर पहले बताइए? 149। ये बहुत शानदार तरीके से फिर से सफाई अभियान चालू। ये देखिए भैया, नीट एंड क्लीन इंडिया। आइए देखिए, ये रहा ब्लॉक, ब्लॉक इन नीड इज अ ब्लॉक इन डीड। पहले ये कितनी रफ्तार इसके पास मान लो v हो, ताकि ये h हाइट तक जा पाए। अगर h हाइट तक जाना है बच्चा, कहां तक जाना है? h हाइट तक, तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनल क्या हो गई? 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? ये टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होगा? -mgh, क्योंकि पत्थर ऊपर जा रहा है, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन में ग्रेविटी का नेगेटिव। ओ mm कट गया, v/2gh। अच्छा, h हाइट पे जाना हो तो रफ्तार होनी चाहिए √2gh, h हाइट पे जाना हो तो रफ्तार होनी चाहिए √2gh। बोलो आया, आया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बढ़ते हैं आगे। ओके, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, तो यहां से रफ्तार क्या हो गई? तो कह रहे टकराने के बाद ये v से चल पड़ा, v क्या होगा? √2gh। जा कहां तक रहे? 10 सेंटीमीटर। g कितना होता है? 10 सेंटीमीटर जाना है 0.1। ओके, कितना बन गया? √2 1.4। ओके, कितने किलोग्राम का है? 2 किलोग्राम का। ओके, पहले क्या था? रेस्ट पे पहले क्या था? 10 ग्राम की बुलेट आ रही थी, 10/1000, 10 ग्राम की बुलेट आ रही थी 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बहुत शानदार। बाद में 10 ग्राम की जो बुलेट है वो कितने से जाएगी? पता नहीं, ये बताना है। v' मान लो, तो 10/1000 इसका पहले का मास, मास तो हमेशा वही रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या हो गया? मोमेंटम। और ब्लॉक का क्या था पहले? 0। बाद में क्या हो गया? इसका क्या हो गया? 10/1000 इंटू v' प्लस इसका मास 2 और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 1.4। अभी समझाया ना? तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? बताओ बताओ। हो गया 2.8, है ना? ये क्या? 4 माइनस 2.8 1.2, तो ये क्या आ जाएगा? 1 0 कट्टो, तो v' कितना आ जाएगा? 1.2 इंटू 100, दैट इज 120। तो v' आ जाएगा 120। बहुत शानदार, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 150, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर दो मास का हेड ऑन कोलिजन होता है, सेम मास होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन होता है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। अगर v1 v2 होती है तो बाद में v2 v1 हो जाती है। बोलो बच्चा आया, आया सर। फिर बताऊं, अगर दो मास होते, दोनों का मास, अगर दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, दोनों का मास बराबर होता है, हेड ऑन कोलिजन होता है, इलास्टिक होता है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। आया, आया। तो पहले वेलोसिटी थी 0.5 माइनस 0.3, तो बाद में जाएगी -0.3 एंड 0.5। आया,
आया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रूव करूं? अरे बोलो, करूं? चलो करते हैं, बताते हैं भैया, प्रूफ बताते हैं, प्रूफ कर सकता हूं। ओके देखो भैया, यो रहा एक मास, कितने से आ रहा है? U1 से, बहुत बढ़िया। दूसरा मास कितने से जा रहा है? U2 से। ओके, कोलिजन से पहले की कहानी, कोलिजन के बाद V1, बहुत बढ़िया। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी, भैया टकराने के बाद टकराया भैया, रफ्तार बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1, V1 से करीब आ रहा है, V2 से दूर। V2 से बढ़ना चाहिए था लेकिन ये V1 से पास आ गया, इसलिए V2 माइनस V1 से डिस्टेंस बढ़ेगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस बढ़ता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यस, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, U1 से करीब आना चाहता था, U2 से दूर चला गया, तो U1 माइनस U2 से ही करीब आ पाया खाली। तो 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कम होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फॉर इलास्टिक कोलिजन। अब लगाइए मोमेंटम कंजर्वेशन, mu1 प्लस mu2 बराबर mv1 प्लस mv2, दैट इज u1 प्लस u2। वो ये कैसे लिख रहा है भाई? साफ लिख भाई, साफ लिख, जल्दी जल्दी साफ लिख। जोड़ दो, 2v2 इज इक्वल टू 2u1, v2 बराबर u1। अच्छा, इसकी वेलोसिटी इसके पास आ गई। अब v2 को u1 यहां पे पुट करो, u1 u1 काट दो, v1 u2। ओह, वेलोसिटी इंटरचेंज, वेलोसिटी इंटरचेंज। समझ में आया नहीं आया? आया सर, बहुत शानदार। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। हालांकि टॉम एंड जेरी टकराते हैं कमबख्त तो फिर कपड़े भी चेंज हो जाते हैं, है ना। यहाँ टकराते हो खाली वेलोसिटी इंटरचेंज, वहां पे कपड़े भी इंटरचेंज, बहुत शानदार। स्किन तक इंटरचेंज हो जाती भाई, आंखें निकल जाती बाहर बड़ी। ठीक है, चलिए 151, एक पार्टिकल है -2i कैप प्लस 5j कैप से जा रहा है 4j कैप प्लस 3k कैप, बहुत शानदार। कह रहे हैं उसमें फोर्स लग रहा है इतना, तो बताओ वर्क डन कितना होगा? ओके, एफ डॉट एस पूछ रहे हैं, पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना पड़ेगा। ओके, बताते हैं भैया, बताएंगे बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम बताएंगे। ओके ठीक है भैया, देखो भाई समझा रहे हैं, रुको हमारी बात सुनो। बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ये रही हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, बहुत शानदार। पहले पार्टिकल यहाँ पे था, पोजीशन वेक्टर r1 था, बाद में पार्टिकल यहाँ पे आ गया, पोजीशन वेक्टर r2 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई s। तो r1 वेक्टर प्लस s वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ओके है? ओके है सर, बहुत शानदार। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगी? डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर। आया आया भैया, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए कितना आ गया? r2 माइनस r1 से निकालेंगे कितना बन जाएगा? 2i कैप। अब r2 माइनस r1 कर ले रहे हैं हम डायरेक्टली, पेपर आपके पास भी होगा, देखेंगे क्वेश्चन, नहीं तो हम साथ में लगा तो नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो हम नहीं लगाए हैं हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर दी होगी साथ में, ठीक है, तो आप देख लीजिए, है ना। 2i कैप 4j कैप माइनस 5j कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, बहुत बढ़िया। ये हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दिया। अब फोर्स वेक्टर, वो तो क्वेश्चन में रखे 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। अरे बिल्कुल ही खत्म क्वेश्चन हो गया भैया। डॉट प्रोडक्ट करना, एफ डॉट एस, वर्क डन बताएं। 4 2 8 माइनस 3 5 जूल। जूल का जे कैपिटल लिखते हैं भाई, लिखते हैं नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं सर, बहुत बढ़िया। वर्क डन आ गया 5 जूल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 152, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, इसको देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है भैया। देखो आप बताते हैं, कह रहे हैं दो बॉडीज हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए आई बी है, एंगुलर मोमेंटम एल ए एल बी है, आई बी आई ए से बड़ा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है। ओके, तो बताना है एल ए एल बी में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, डबल का रिलेशन होगा, हाफ का रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा? भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है घूमती बॉडी की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अगर आई होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई बॉडी घूम रही होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। होती है नहीं होती है? होती है सर, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके ओके सर। अब बेटा इसको लिखने का और तरीका क्या है? किसी ने सर आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मैंने कहा क्यों कहते हैं? मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है,
तो जैसे देखा आई ओमेगा अचानक से उसने रूप बदला, एल बन गया। ओह, एल स्क्वायर, और आई से मल्टीप्लाई किया था, नीचे ओमेगा कहां से है, गड़बड़, एल स्क्वायर बाय 2 आई। अब देखो भाई, जिसका आई ज्यादा होगा उसी का तो एल ज्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर करनी है। बताता हूं, एल ए स्क्वायर बाय 2 आई ए इज इक्वल टू एल बी स्क्वायर बाय 2 आई बी। थोड़ा बी बड़ा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या कह रहे हैं, कौन बड़ा है, आई बी बड़ा है। अरे भैया ये इससे बड़ा है और चीज वैल्यू बराबर है, डिनोमिनेटर अगर इसका बड़ा है तो न्यूमरेटर भी इसी के बड़ा होगा, एल बी एल ए से बड़ा होगा। आया नहीं भाई, देखो 2/3 4/6 के बराबर है, सही है। अगर ये क्वांटिटी इससे बड़ी है तो ये क्वांटिटी इससे बड़ी होगी यार, सिंपल बात है भाई। कह दो आया, आया सर, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट 153 कह रहे एक सॉलिड स्फीयर है भैया, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो बताना है सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी से। दोनों अपनी सॉलिड स्फीयर डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, सिलेंडर अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट घूम रहा है, एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और सिलेंडर की जो ओमेगा है वो डबल है, एंगुलर स्पीड सिलेंडर की डबल है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इक्वल टू बड़ा, ठीक है, हाफ आई, आई कितना होता है स्फीयर का, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आया हाफ सिलेंडर का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। रफ्तार क्या होगी इसकी, 2 ओमेगा, कह रखे एंगुलर वेलोसिटी डबल है। अब रेशियो बताना क्या क्या काटेंगे, हाफ काटेंगे, काटेंगे काटेंगे, ये 2 स्क्वायर, ये 2, एक 2 काटेंगे काटेंगे, एक 2 यहां से काटेंगे काटेंगे, बचा क्या 1/5.2। अच्छा 1/5 आंसर है ना, 1:5 रेशियो बताना था, 1:5। बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 154, M1 M2 दो मास हैं, बीच में एक मासलेस रॉड है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास में बताया हो बेटा म्यू एल स्क्वायर। क्या होता है म्यू एल स्क्वायर, क्या होता है म्यू एल स्क्वायर, याद रखना चाहिए, है ना। वैसे तो हम निकलवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये याद होना चाहिए, ठीक है। दो अगर बॉडीज होती हैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सी पे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो इससे जो दूरी है सेंटर ऑफ मास, मतलब इसकी दूरी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। पर पहले m1 m2 r1 r2 निकालने पड़ेंगे ना, कैसे निकालेंगे, बेसिकली इससे कितनी दूरी है सेंटर ऑफ मास, इसी को ओरिजिन मान लीजिए, ये हो गया l,0 पे, तो इससे कितना दूर है सेंटर ऑफ मास, m1 x1 प्लस m2 x2, तो m2 l अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया r1। अब फिर इसको ओरिजिन मान लीजिए, इससे दूरी निकाल लीजिए तो r2 आ जाएगा, वो आ जाएगा m1l, या तो आप l में से r1 हटा दीजिए r2 आ जाएगा, तो आ जाएगा m1l अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहां से अगर i निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ठीक है। r1 की वैल्यू पुट करिए, r2 की वैल्यू पुट करिए, आपको मिल जाएगा म्यू एल स्क्वायर, वेयर म्यू इज बोलो बोलो, वेयर म्यू इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। भैया करा हुआ ना ये, अच्छा मैं पूरा प्रूव अब कर नहीं रहा हूं, देखो है ना, मतलब इतना लिख दिया बहुत है। r1 r2 की वैल्यू मेरे को लगता है आप लोग पुट कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, चलो करता हूं फिर। m1 r1 स्क्वायर क्या है, m2 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, r2 स्क्वायर क्या है, m1 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर। ओके, क्या बन गया, कॉमन क्या रहा है, m1 m2 l स्क्वायर कॉमन, नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर कॉमन, बचा क्या इसमें m2 और उसमें m2 प्लस m1, अरे काटे खाए, ओ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 l स्क्वायर, ये तो बोल रहे थे म्यू एल स्क्वायर, बिल्कुल सही। अगली बार के लिए याद रखेंगे, ठीक है। अब अगली बार बेटा जल्दी नजदीक ही है बेटा पेपर, बढ़िया करके आना पेपर भैया, है ना। पढ़ाई अच्छी चल रही है बेटा, नहीं चल रही तो प्लीज बेटा मेहनत करें, है ना बेटा, पूरी मेहनत करें बेटा, कामयाब होना बहुत जरूरी है, बड़ी बार बोल चुका हूं बेटा, मेहनत करें, फुल ऑन मेहनत करें,
जो डटे रहे बिल्कुल बेटा, हर आधे घंटे बाद लिखें क्या पढ़ लिया, है ना, और अपने आप को एनालाइज करें, हर आधे घंटे बाद लिखें क्या पढ़ लिया, और बेटा अपने आधे घंटे में अगर नहीं पढ़ा है तो अगले आधे घंटे में पढ़िए, यानी कि टेंशन लीजिए, हर आधे घंटे में लिखिए क्या पढ़ लिया। हर टाइम आपका मॉनिटर्ड रहना चाहिए, हर टाइम बेटा आपका पूरा का पूरा बेटा जुनून से भरा होना चाहिए, पूरी मेहनत से भरा होना चाहिए बेटा। आखिरी टाइम में जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना कॉन्फिडेंटली पेपर दे पाएंगे, ठीक है। और ये जो डर लगता है ना, नर्वसनेस आती है बेटा, ये भी इसी कारण से आती है जब हम मेहनत नहीं करते। मेहनत करिए बढ़िया, सब नर्वसनेस भाग जाएगी। सही बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। तो मेहनत करिए। चलिए चमका डाला। कह रहे हैं सेंटर से बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करता है, अर्थ के सेंटर से कैसे वेरी करता है बेटा? अंदर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रही है बात? बार के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें क्या आती है? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के बदले 4 पाई जी। या आप कह सकते हैं अंदर जो होता है किसी भी आर पे, वो पता क्या होता है? जी एम आर बाय आर क्यूब। ये आपको याद रहना चाहिए, याद करा चुका था क्लास में। अंदर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जी एम बाय आर स्क्वायर। अब अगर यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सरफेस पे, वो जी एम बाय आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आर पे ये वैल्यू है, ये आर पे वैल्यू है, तो 1 पे कितनी हो जाएगी? ये आर पे ये वैल्यू है, तो आर पे इतनी है, तो 1 पे क्या होगी? जी एम बाय आर क्यूब। क्योंकि बेटा प्रोपोर्शनल टू आर है, आर में इतनी बढ़ जा रही है, तो 1 में कितनी बढ़ेगी? जी एम बाय आर क्यूब। तो स्मॉल आर तक कितनी बढ़ेगी? इनटू आर, जी एम आर बाय आर क्यूब। या अगर एक्स बोल दीजिए उसको, अगर कंफ्यूजन हो रही है, जी एम एक्स बाय आर क्यूब, जी एम एक्स बाय आर क्यूब। तो अंदर प्रोपोर्शनल टू आर होती है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। अगर बेटा लेकिन दो ऑप्शन होते, ये भी होता और साथ में ये भी होता, नेगेटिव वाला भी, तो मैं इसको टिक करता। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे 1 मास होगा तो फोर्स किधर को आएगा? इधर को। एक्सेलरेशन किधर को आएगा? नेगेटिव में। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे तो नेगेटिव को टिक करेंगे, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। पर ऐसा ना हो कि वहां पे लिखा हो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड तो फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, मैग्नीट्यूड मतलब ओनली नंबर, ओनली नंबर। बहुत शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बता रहे हैं, कह रहे एक सैटेलाइट है एम मास की, आर एच हाइट पे घूम रही है अर्थ के सरफेस से, तो बताइए टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आता है? आता है सर, बहुत बढ़िया। 156 पे आ गए हैं, 25 क्वेश्चन बाकी है, 20 हो चुके हैं, है ना। तो सुनते रहे बेटा, पूरी बातें, चीजें मिल जाएंगी, थोड़ी सी याद हो जाएंगी बेटा। जितनी चीजें मैं बताता जा रहा हूं आप ध्यान से सुन लीजिए। पेपर में आपको 2020 के पेपर में, 2021 का भी पेपर होगा तो भी के लिए भी अभी बता दे रहा हूं, 1 साल बाकी है, फिर बता दे रहा हूं बेटा, 2020 का पेपर तो अभी होने वाला है 13 सितंबर को, है ना। तो बेटा बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, आप ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, पल्ले बांध लीजिए। चीजें बिल्कुल सिमिलर टाइप की आती है, नया नवेला कुछ नहीं आता भैया, वही पुराने कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं। ये नीट की बेटा फिलॉसफी ही यही है, करा हुआ क्वेश्चन आना चाहिए। मत सोचिए कि नया क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, कई बच्चे कहते हैं डर लग जाता है क्वेश्चन देख के। अरे सेम क्वेश्चन आ रहे, डर क्या लग रहा है? डरना नहीं है बिल्कुल भी, डरना मना है, डर के आगे जीत है ना। ओके, एम मास की सैटेलाइट है तो कितने रेडियस पे हो गई? आर प्लस एच। बोलो आया? आया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ ऑफ पोटेंशियल। हाफ कर दो यार, खत्म हुई बात है। टोटल एनर्जी इसका हाफ, माइनस हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। कह रहे स्मॉल जी के टर्म्स में लिखना है। सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी कह दीजिए, एम जी आर स्क्वायर अपॉन 2 आर प्लस एच। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3, ठीक है भैया, ठीक है सर। बढ़ते हैं आगे, बढ़ो भैया। 157 क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4x2 टू 5x4। मतलब एरिया जो है 8 से हमने कितना कर दिया? 20। तो इंक्रीज इन एरिया कितना है? 12। आपको लग रहा होगा 12, फिल्म है भैया, 2 सरफेस होंगे। कितने सरफेस होंगे? 2। तो बेटा 5x4 20 एरिया आपको लग रहा है हो गया 8 से,
तो आपको लग रहा है इंक्रीज 12 का है, पर 12 का होगा या 12 इंटू टू, 12 इंटू टू का है, 24 एरिया का इंक्रीज है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा और वर्क डन कितना करना पड़ा वो भी दे दिया, सरफेस टेंशन पूछे टी डेल्टा एस से, टी डेल्टा एस होता है वर्क डन, याद है? याद है। डेल्टा एस कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 4। टी डेल्टा एस को वर्क डन लिख दीजिए 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 के बराबर। बहुत शानदार। 3 8 24, 1/8 कितना है 0.125। अब अगर आप सोच रहे हैं भैया मेरी कैलकुलेशन इतनी बढ़िया कैसे 1/8 0.125 कैसे लिख दी, 1/2 का क्यूब है, 1/2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.125। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है भैया, ठीक है। 158 क्या है, 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 ρ2 ρ3, ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3, सरफेस टेंशन सबकी बराबर, एंगल ऑफ कांटेक्ट में रिलेशन बताना है अगर हाइट सबकी सेम आ रही। बेटा जो वो होता है क्या बोलते हैं वो, माने जो हाइट ऊपर बढ़ती है वो क्या बढ़ती है 2t cos थीटा बाय r रो जी, जब थीटा एक्यूट होता है तो सब ऊपर जा रहे हैं, तो थीटा तो सारे के सारे 0 से 90 के बीच में होंगे। 2t cos थीटा बाय r रो जी, सेम कैपिलरीज है तो रेडियस सबका सेम है, g सबके लिए सेम है, t सबके लिए सेम है, r सबके लिए सेम है। तो बेटा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसके लिए cos थीटा ज्यादा चाहिए। भैया डिनोमिनेटर ज्यादा तो सबकी हाइट बराबर है, तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा डेंसिटी ज्यादा भारी ज्यादा तो बेटा cos थीटा ज्यादा चाहिए, ताकि ऊपर को फोर्स ज्यादा है। याद आया ना, जो ऊपर को फोर्स आता है वो t cos थीटा के कारण आता है। तो ज्यादा कब आएगा जब थीटा कम होगा, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा ρ1 सबसे ज्यादा है, थीटा 1 सबसे कम होगा, थीटा 2 उससे बड़ा होगा, थीटा 3 सबसे बड़ा होगा। नहीं आया? अरे भाई डेंसिटी ज्यादा, ये ज्यादा, तो ये भी ज्यादा चाहिए। ये ज्यादा कब होगा cos थीटा कब ज्यादा होता है, जब थीटा कम होता है, cos 01 cos 90 0, थीटा कम cos थीटा ज्यादा। ओके, तो थीटा 1 सबसे ज्यादा, थीटा 2 से कम, थीटा 3 सबसे कम, और सब एक्यूट है, तो बेटा सब 0 से π/2 के बीच में होंगे, दैट इज ऑप्शन 3। ओके ओके, नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 159। चलिए 159 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं दो बॉडीज है बेटा, स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ बढ़ती है लगातार। ऐसी दो बॉडीज है जिनकी टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट बढ़ती है, मतलब 0 से 10 ले जाने में हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी, थर्मल एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी, 10 से 20 ले जाने में ज्यादा, क्योंकि बेटा जो स्पेसिफिक हीट होती है बेटा वो क्या होता है, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, थर्मल एनर्जी चाहिए, तो थर्मल एनर्जी पहले कम चाहिए बाद में ज्यादा चाहिए, है ना। तो 0 से 50 ले जाने में कम एनर्जी चाहिए, 50 से 100 बेटा स्पेसिफिक हीट बढ़ गई, तो एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक हीट ज्यादा, दैट इज सेम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हीट ज्यादा लगेगी, थर्मल एनर्जी ज्यादा लगेगी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको एक बात समझा दी कि 0 से 50 करना आसान है, 50 से 100 करने में जो थर्मल एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी। करेक्ट है सर। अब ठीक है, आइए अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से बेटा। 0 से, अब कह रहे हैं दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आए, एक 100 पे एक 0 पे। तो बेटा मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं कि इसको 0 से 50 आने में कम एनर्जी चाहिए, इसको 100 से 50 आने में ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 नहीं हो सकता, क्योंकि इसे ज्यादा रिलीज करनी है। आया समझ में? नहीं है बेटा, हीट कैपेसिटी बाद में ज्यादा ना, ms डेल्टा टी आप कह सकते हैं, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा, आप ये कह सकते हो जो ज्यादा टेम्परेचर पे इसकी कम है। तो बेटा m बराबर है स्पेसिफिक हीट इसकी कम है ना, तो इनटू डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू मास उसका भी वही है, स्पेसिफिक हीट उसकी ज्यादा है, एवरेज ले लीजिए क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा है, तो उसका डेल्टा T कम आएगा ना बेटा। s डेल्टा T कांस्टेंट है ना, स्पेसिफिक हीट कम तो डेल्टा T ज्यादा। 100 टोटल टेम्परेचर में दोनों में डिफरेंस था, तो कुछ ये आगे आएगा कुछ ये पीछे आएगा, तो ये कम पीछे आएगा, तो आंसर जो आएगा वो 50 से बड़ा आएगा। जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा दैट विल बी मोर देन 50, व्हिच इज ऑप्शन 3। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे 3T से 2T हो गया 10 मिनट में टेम्परेचर, अगले 10 मिनट बाद कितना हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या था, डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा T नॉट e की पावर माइनस KT। बेटा मैं आपको याद दिला देता हूं ये बात। बेटा एक होता है एवरेज रेट ऑफ कूलिंग, है ना, जिसमें हम बोलते हैं T1 माइनस T2 बाई T इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस T, एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS, ठीक है। और जो
एग्जैक्ट जो निकल के आता है वो क्या आता है, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस जो पहले था बॉडी का, मतलब टी नॉट माइनस टी एस, और ये बाद में जो हो गया टी माइनस टी एस ई की पावर माइनस के टी। तो पहले बेटा जो टेम्परेचर डिफरेंस था ना, जब 3T से 2T हो रहा है 10 मिनट में, सराउंडिंग टेम्परेचर T है, तो पहले टेम्परेचर डिफरेंस था 2T, 10 मिनट बाद T हो गया, 10 मिनट बाद क्या हो गया T। इसका मतलब बेटा इसकी वैल्यू तो हाफ होगी, टेम्परेचर डिफरेंस 2T से T हो गया 10 मिनट में, तो E की पावर माइनस के टी हाफ होगा। ठीक है, अब 20 मिनट बाद क्या हो जाएगा, यही तो पूछ रहे, E की पावर माइनस 2 के टी, E की पावर माइनस के टी हाफ है, तो ये E की पावर माइनस के टी का स्क्वायर ही तो है प्यारे बच्चों, जिसकी वैल्यू हाफ है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T डैश माइनस टी, सराउंडिंग का टेम्परेचर T है ना, तो बेटा वो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे T/2, तो T डैश क्या निकल के आ जाएगा 3T/2। बेटा मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं बेटा पहले सराउंडिंग टेम्परेचर, बेटा पहले जो टेम्परेचर डिफरेंस था 2T था, कैसे, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर था T, बॉडी का टेम्परेचर था 3T, टेम्परेचर डिफरेंस था 2T, टेम्परेचर डिफरेंस क्या था 2T। ठीक है, अब T हो गया 10 मिनट बाद टेम्परेचर डिफरेंस, अगले 10 मिनट बाद क्या होगा, इसका भी हाफ हो जाएगा यार, यही तो E की पावर माइनस के टी की स्पेशलिटी है, हर 10 मिनट बाद उसी फ्रैक्शन से डिक्रीज होगा। तो अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा T प्लस T/2, सराउंडिंग से ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर डिफरेंस T प्लस T/2 दैट इज 3T/2। ओके ओके सर, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, पीवी क्यूब कांस्टेंट है तो हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ड्यूरिंग प्रोसेस पूछ रहे हैं, हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग प्रोसेस पूछ रहे हैं, आइए बताते हैं। हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग प्रोसेस पूछ रहे हैं, पीवी क्यूब कांस्टेंट है। ठीक है, सी आएगा सीवी 3R/2 माइनस आर अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स क्या है 3, बेटा याद आ गया ना बेटा, सी होता है सीवी माइनस आर अपॉन एन, बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पीवी की पावर एन कांस्टेंट, सीवी माइनस आर अपॉन एन माइनस 1 होता है, सीवी 3R/2 क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है, FR/2 होती है, एफ होता है मोनोटॉमिक गैस का 3, FR/2। ठीक है, माइनस आर अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस R/2, 3R/2 माइनस R/2 2R/2 दैट इज आर, कितनी आ जाएगी आर। ऐसे क्वेश्चन बेटा हम क्लास में कई सारे कर चुके थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 162, टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 और रूम टेम्परेचर है T1। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड कह रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली विल बी। ओके, T2 ठंडा वाला टेम्परेचर है जहां से हीट लेनी है ना, ये हीट पंप है, यहां पे हमने किया वर्क, और T1 टेम्परेचर पे हीट बाहर निकलनी है, मतलब T1 प्लस 273 केल्विन कह लीजिए, T2 प्लस 273 केल्विन कह लीजिए। ठीक है, अब बेटा Q2 एनर्जी आई, W वर्क किया, Q1 निकल गई, Q2 एनर्जी आई, W वर्क किया, Q1 निकल गई। Q2 क्या होता है T2 प्लस 273 डेल्टा एस, और Q1 क्या होता है T1 प्लस 273 डेल्टा एस। ठीक है, तो यहां से W क्या आ रहा है T1 माइनस T2 डेल्टा एस, बोलो आया। जब इतना वर्क होगा तो इतनी एनर्जी रेफ्रिजरेटर से निकलेगी, इतनी रूम को मिलेगी। जब इतना वर्क होगा, जब W वर्क होगा तो Q1 निकलेगी, जब W वर्क होगा तो Q1 निकलेगी, जब W वर्क होगा तो Q2 निकाली जाएगी रेफ्रिजरेटर में से, W वर्क होगा तो Q1 रूम को मिलेगी, W वर्क होगा तो Q2 निकाली जाएगी रेफ्रिजरेटर में से, W वर्क होगा तो Q1 रूम को मिलेगी। जब कह रहे 1 वर्क होगा तो कितनी मिलेगी, इतना वर्क हुआ तो इतनी मिली, 1 वर्क होगा तो कितनी मिलेगी, अपॉन दिस कर देंगे। W वर्क हुआ तो Q1 एनर्जी मिली, Q1 एनर्जी रूम को मिली, 1 वर्क पे कितनी मिलेगी, Q1 बाय W। ठीक है, Q1 बाय W, और Q1 बाय W कितना आ रहा है T1 प्लस 273 डेल्टा एस अपॉन T1 माइनस T2 डेल्टा एस, T1 प्लस 273
अपॉन T1 माइनस T2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, समझा पाए हैं भैया, बिल्कुल शानदार तरीके से। अगला डेंसिटी पूछी है, एक मॉलिक्यूल का मास m गिवन है बेटा, डेंसिटी होती है PM/RT अगर आपको याद हो तो, है ना। चलिए ये बताता हूं। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। डेंसिटी बेटा लिखने का तरीका बेटा PM/RT होता है, कैसे निकालते थे याद दिलाता हूं। PV = N RT, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, P = रो RT/M, रो हो गया PM/RT। ठीक है, डेंसिटी क्या आ गई प्यारे बच्चों, PM/RT। ओके है, ओके है सर, ये आ गई डेंसिटी PM/RT। ओके ओके। अब बेटा ये जो डेंसिटी निकल के आ रही है ना PM/RT, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये है डेंसिटी, डेंसिटी कितनी आ रही है PM/RT। अब एक मोल का मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। एक मॉलिक्यूल का मास m है, तो m इंटू Na कह लीजिए, और ये हो गया RT। R/Na को बेटा K कहते हैं, तो क्या बन जाएगा PM/KT। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, R/Na को K कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, MP/KT। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, जब मास m था तो टाइम पीरियड था 3 सेकेंड, मास को 1 से बढ़ा दिया, टाइम पीरियड कितना हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, तो मास बताना है। ओके बेटा जब मास m था, सुन लीजिए क्वेश्चन मेरा ध्यान से, जब मास m था टाइम पीरियड था 3 सेकेंड, जब मास m था टाइम पीरियड था 3 सेकेंड। m+1 हो गया तो कितना हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, 2π√m/k, ये है 3, 2π√m+1/k, ये है 5। m बताना है, अरे डिवाइड कर डालो भैया। √m+1/m इज इक्वल्स टू 5/3, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, 1 + 1/m इज इक्वल्स टू 25/9, 1 - 25/9, सॉरी 25/9 - 1 क्या हो जाएगा 16/9, m आ गया 9/16। बहुत ही सिंपल है, 2π√m/k। मास ज्यादा होता है, टाइम पीरियड ज्यादा, याद रखने का तरीका आसान है बेटा। हल्की चीज को ऑसिलेट करना बड़ा आसान है। ये मेरा आईपैड, इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, पेन कर 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 कर, तो मास ज्यादा टाइम पीरियड ज्यादा, कभी कभी कंफ्यूजन होती है मास ऊपर आता है या के ऊपर आता है, याद रखने के लिए आसान तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 165, चलो देखते हैं इसको भी। सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, बड़ी सोच, याद आ गया, कितने एंड ओपन है 2। बड़ी सोच मतलब ऑड इवन हार्मोनिक सब आते हैं, ऑड इवन हार्मोनिक सब आते हैं। जब ओपन पाइप होता है तो ऑड इवन हार्मोनिक सब आते हैं, V/2L, 2V/2L, 3V/2L सब प्रेजेंट होता है। सब प्रेजेंट होता है। और जब क्लोज्ड होता है, छोटी सोच, C क्लोज्ड, C चौका, CHOKA चौका, तो V/4L, 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L एंड सो ऑन। ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा आप क्वेश्चन में, सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ये 3V/2L has same frequency as that of first overtone of closed organ pipe of length L, 3V/4L के बराबर है, उसकी लेंथ L है, इसकी पूछिए, ओपन पाइप की लेंथ पूछिए। ठीक बेटा, तो इसका सेकंड ओवरटोन इसके फर्स्ट ओवरटोन के बराबर है, इसकी लेंथ जो है कैपिटल L है, इसकी लेंथ बताओ। 3V गया 3V गया, 2 × 2 4, L आया 2L, खत्म। आया सर, बड़े सारे क्वेश्चन कराते हैं ऐसे हम क्लास में। n-1 n+1, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1। ठीक है, एक मिनट बेटा, ये हमने कई बार आपको बेटा बता रखा है, जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है n-1 n+1 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा 1। कितनी होती है प्यारे बच्चों 1, है ना। हालांकि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कुछ बुक्स में इसका आंसर बेटा 2 दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है 2।
तो याद रख ले इसका आंसर होता है 1n-1 nn+1। और ऐसा करते हैं इसकी फटाफट से थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए। क्या बताया था बेटा, बीट्स फॉर्मेशन कब होता है? जब दो साउंड सोर्सेज होते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, तो क्या होता है बेटा, एक ही जगह पे हमको कभी इंटेंसिटी ज्यादा सुनने को मिलती है, कभी कम, ज्यादा कम। ऐसा होता क्यों बेटा? अगर सेम मान लो इंटेंसिटी के, सेम मान लो फ्रीक्वेंसी के होते और दोनों के क्रेस्ट इकट्ठे आ रहे थे, ट्रफ इकट्ठे आ रहे थे, तो वो आते रहते इकट्ठे हमेशा, है ना, रात तक ऐसे इकट्ठे आते रहते। तो हमको एम्पलीट्यूड लगातार एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड ही सुनाई देता, ए का 2a होके सुनाई देता, हमको एम्पलीट्यूड लगातार ज्यादा सुनाई देता, हमको इंटेंसिटी लगातार ज्यादा सुनाई देती। और अगर वो डिफरेंट फेज में होते, मान लो अपोजिट में होते, तो हमको लगातार मिनिमम मिलता, है ना। तो प्यारे बच्चों, लेकिन अगर मान लो कि अगर उनमें कुछ फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो, एक को ज्यादा ऑसिलेशन करने 1 सेकंड में, एक को कम करने हैं, ठीक है, तो हो सकता है अभी तो ये इसके साथ सेम फेज में, लेकिन ये तो आगे निकल जाएगा, फिर अपोजिट फेज में, फिर आगे निकल के फिर सेम फेज में आ जाएगा, फिर आगे निकल के फिर अपोजिट फेज में आ जाएगा। तो बेटा हमको कैसी आवाज आएगी? मतलब दोनों थोड़ी थोड़ी सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अलग अलग सुनेंगे तो आपको लगेगा लगभग सेम है, जब साथ में बजाएंगे तो क्या होगा? इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा, और इसी को हम बोलते हैं बीट्स, इसी को हम बोलते हैं बीट्स। और जो एक साइकिल होती है, जब मतलब मैक्सिमा के बाद दोबारा मैक्सिमा आया, जब उसी चीज का रिपीटेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड बाद वही चीज रिपीट हो रही है। और 1 सेकंड में जितनी साइकिल्स आती हैं उसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी का जब मैंने डेरिवेशन किया बेटा, मैंने आपको क्या समझाया कि अगर एक के कारण बेटा, जब एक साउंड वेव एक जगह पहुंचती है, जब साउंड वेव एक जगह पहुंचती है, तो वहां होता क्या है? पार्टिकल क्या करता है? एसएचएम करता है। पार्टिकल क्या करता है प्यारे बच्चों? एसएचएम करता है, ठीक है। क्यों? फिर से बता देता हूं बेटा, अगर ये मान लीजिए वेव पल्स क्रॉस करेगी, तो होगा क्या? पार्टिकल ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर वापस मीन पे आएगा। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। दैट इज जब एक वेव एक जगह पे पहुंचती है, एक वेव पल्स एक जगह को क्रॉस करती है, तो पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, तो पार्टिकल एसएचएम करने लग जाता है। हम सिंपल हार्मोनिक वेव के बारे में ही पढ़ते हैं बेसिकली। तो बेटा अगर दो वेव्स एक जगह आ रही है, बेसिकली दो एसएचएम्स एक जगह आ रहे हैं, मान लेते हैं एक एसएचएम की इक्वेशन है A1 sin ओमेगा 1t और दूसरे की इक्वेशन है A2 sin ओमेगा 2t। मान लेते हैं एक की इक्वेशन है A1 sin ओमेगा 1t, है ना, और दूसरे की इक्वेशन है प्यारे बच्चों A2 sin ओमेगा 2t, ठीक है। अब ये हो गया एक के कारण बेटा मान लो डिस्प्लेसमेंट, और एक के कारण ये आ रहा है ना। अब बेटा होगा क्या बेटा, फाइनली अब बनेगा क्या? मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब बेटा अगर होना क्या है यहाँ पे, अब सुपरपोजिशन होना है एसएचएम का। अब बेटा अगर मेरे को एम्पलीट्यूड निकालना हो, बेटा कल भी मैं बता चुका हूं, अगर a sin थीटा प्लस b sin थीटा प्लस फाई को अगर आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं c sin थीटा प्लस डेल्टा, तो a और b लेंथ के वेक्टर लेंगे और बीच में एंगल क्या लेंगे? फाई। यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों? जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो क्या रहा है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, ठीक है। ये आ गया फेज डिफरेंस, है ना। और ये पहले का एम्पलीट्यूड, ठीक है, A1, ये दूसरे का एम्पलीट्यूड, ठीक है, A2, है ना। और बेटा बीच में एंगल क्या है? फेज डिफरेंस क्या है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, ठीक है। अब बेटा जब ये पाई होगा तो ये मिनिमा बन जाएगा, जब 2 पाई होगा तो मैक्सिमा। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, जब 2 पाई होगा तो क्या बन जाएगा बेटा? मैक्सिमा। 2 पाई F2, 2 पाई F1, 2 पाई F2 माइनस F1 इंटू टी इक्वल टू 2 पाई, ये काटेंगे। यहां से टाइम पीरियड जो आ गया वो आ गया 1/F2 माइनस F1। टी सेकंड में एक बीट बन रही है, तो एक सेकंड में कितनी बीट बनेंगी? जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी FB, वो क्या आ जाएगा? 1/T, दैट इज F2 माइनस F1, दैट इज क्या आ जाएगी? F2 माइनस F1। तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा बीट फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। पर अगर 10 से ज्यादा डिफरेंस हुआ तो कान सुन नहीं पाता है ना। गाड़ी के डग 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 की आवाज आती है, स्टार्ट होती है, तो हालांकि आजकल की मतलब जो व्हीकल्स होते हैं उसमें तो बहुत ही कम मतलब साउंड होती है, तो पता भी नहीं लग पाता। पुराने व्हीकल में ऐसा होता था, डग 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 सुनाई देती थी। जैसे पुरानी 800 अगर आप बैठ जाए कहीं पर, अगर आपको मिल जाए, है ना, तो उसमें ऐसी आवाज आती थी, डग 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 डग। जब मतलब स्पीड बढ़ती आती थी। क्यों? डग डग तब भी हो रहा है बेटा, बेसिकली पेट्रोल जाके
मतलब जल रहा है, वो ब्लास्ट हो रहा है ना, तो वो ठा 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 जो आवाज है वो तो आ ही रही थी, लेकिन बेटा वो फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है कि हमारा ईयर उसको अलग अलग मतलब नहीं सुन पाता है, हमको वो एक कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देती है ना, जबकि वो है क्या, डग 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 डग। तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस अगर 10 से ज्यादा होगा तो बीट्स तो बनेंगी, इंटेंसिटी का वेरिएशन तो होगा, पर हमको एक कंटिन्यूअस साउंड मिलेगी, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अगर दो सोर्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस होगा तो बीट्स का फॉर्मेशन होगा, अगर दो सोर्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस होगा तो बीट्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। और कितनी बीट्स बनेंगी बेटा पर सेकंड बीट्स बनेंगी f2 माइनस f1, है ना। जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है वही बीट फ्रीक्वेंसी है, जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है प्यारे बच्चों वही बीट फ्रीक्वेंसी है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस बहुत सिंपल बनते हैं। क्वेश्चंस इसी तरीके के थे, मैंने आपको कल बहुत सारे 7-8 क्वेश्चंस कराए थे, है ना, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया था प्यारे बच्चों, जब भी अगर जैसे मान लो बीट्स फॉर्मेशन होना है, अगर क्या होता है एक ही फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, दूसरे के साथ मजे लेते हैं। अगर ट्यूनिंग फॉर्क होगा तो कह देंगे हाँ, पहले मान लो जैसे मैंने जो कल क्वेश्चन कराया था वही एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक ट्यूनिंग फॉर्क है ए, वैल्यू हो सकता है चेंज हो गई हो, है ना, 200 हर्ट्ज मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी, 5 बीट्स पर सेकंड बन रही है। कितनी बीट्स पर सेकंड बन रही है, 5। ठीक है, तो इधर अब जो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है बी, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 205 क्योंकि 5 बीट पर सेकंड बन रही है, या 195 क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए 5। अब कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा जब हमने वैक्स डाला, उस पर हमने थोड़ा सा बहुत माइन्यूट वैक्स डाला, तो जैसे ही हल्का सा वैक्स डाला तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ के 6 हो गई। अच्छा, थोड़ा सा वैक्स डालने पे लगातार क्या हो गई बेटा, बढ़ के 6 हो गई। इसका मतलब बेटा अगर आपने ट्यूनिंग फॉर्क पे अगर आपने वैक्स डाल दिया, फिर क्या होगा बेटा, मास बढ़ा दिया, उतनी जल्दी ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, है ना। मैंने आपको अभी भी कई बार एग्जांपल दे दी बेटा, मार्कर को जल्दी जल्दी हिला पा रहा हूं, है ना, लेकिन अगर ये वही टैब हो तो इसको 1 सेकंड में उतनी जल्दी जल्दी नहीं हिला पा रहा हूं, है ना। तो मैं बेटा आपको ये कहना चाह रहा हूं, मास बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, है ना। तो अगर हमने वैक्स डाल दी और अगर डिफरेंस बढ़ना चाहिए बेटा, ये अगर थोड़ा सा नीचे आता तो डिफरेंस कम होता, थोड़ा सा ही वैक्स डाला तो यहां डिफरेंस बढ़ेगा, तो बी की फ्रीक्वेंसी कह रही होगी 195। आया समझ में। और अगर मान लो कोई कह दे कि हमने वैक्स डाला और हमने देखा बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गई, तो फिर क्या होती, 205। आई होप मैं आपको समझा पाया। दूसरा होता फाइलिंग कर दी, रगड़ दिया, रगड़ने से मान लो कोई कहता बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, थोड़ा सा ही रगड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा मेटल रिमूव किया, मास कम किया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसकी भी बढ़ के मान लो 195 से 196 हो जाएगी, इसकी भी कुछ बढ़ जाएगी। तो अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो इसका मतलब पहले क्या रही होगी, 205। ऐसे ही कह देंगे एक की फ्रीक्वेंसी 200 है, दूसरी सोनोमीटर वायर है, गिटार वायर, है ना, हमने उसकी लेंथ को चेंज कर दिया, लेंथ को हल्का सा बढ़ा दिया, तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती थी बेटा, सोनोमीटर वायर की V/12। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/12, है ना, स्टैंडिंग वेव में पढ़ा चुका हूं बेटा मैं आपको ये, है ना। और V क्या होता है, √T/μ अपॉन 12। अब बेटा वो प्ले कर सकते हैं, कह देंगे हल्का सा हमने क्या किया, जो ब्रिजेस थे, जो इस पे मतलब वो वायर मतलब माउंटेड है, जो ब्रिजेस हैं उसको हमने हल्का सा पास कर दिया। पास करने पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। टेंशन बढ़ाने पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। टेंशन कम करने पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। मास को रिमूव कर दिया, मास पर यूनिट लेंथ कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ऐसे ही मतलब इसी चीजों पे बेस्ड बेटा हमको क्वेश्चन मिल जाते हैं बीट्स के, बहुत ही सिंपल। तो होता क्या है बेटा, पहले बीट ए की फ्रीक्वेंसी दे देते हैं ज्यादातर, है ना, दूसरे की फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, है ना, और हमको पहचानना यही होता है, जैसे अगर बढ़ने पे, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे, है ना, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो मतलब ऊपर वाली रही होगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। जस्ट रिवाइज कराना था, तो मेरे को लग रहा है कि मैंने 2 सोर्स वाला आपको रिवाइज करा दिया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 3 सोर्स वाला। क्या पढ़ाया था, 3 सोर्सेज होंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। आइए फटाफट से आपको रिवाइज कराता चलता हूं। ये एक वायर वाला क्वेश्चन कर ही ले, चलो एक वायर वाला कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल ही गए। बेटा ये 200 हर्ट्ज है, वही एग्जांपल ले लेता हूं। अब कह रहे हैं 5 बीट पर सेकंड बन रही है, और हमने क्या किया, हमने केवल और केवल मतलब बहुत हल्का सा ही डिस्प्लेस किया इसको, इधर लेंथ को हल्का सा कम किया, और कह रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। देखा जैसे से कम कर रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 195 हो सकता था 5 बीट पर सेकंड बन रही है, या 205, पर लेंथ कम करने पे कह रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो इसका मतलब 205 रहा होगा, तभी डिफरेंस जो है बढ़ जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया।
और क्या कह सकते थे लेंथ के बदले, हमको कहते हैं हमने हल्का सा टाइटन अप किया, बिल्कुल हल्का सा ही टाइटन अप किया। यहाँ पे स्क्रू है, हमने मान लो यहाँ पे मान लो पुली है, यहाँ पे मास लटका है, उस पर हमने बिल्कुल हल्का सा खाली एक नीडल रखी है ना, खाली एक नीडल रख दी और हमने देखा कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भैया मतलब बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, मतलब टेंशन बढ़ेगी बेटा। V होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, सॉरी अंडर रूट टी बाई वी बाई 12 होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बेटा अगर हमने टेंशन को हल्का सा ही बढ़ाया और बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अगर ये होता तो ये बढ़ के जब यहां पे आता तो डिफरेंस कम हो रहा होता, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब 205 रहा होगा। तो इस तरीके से सोनोमीटर वायर को यूज करके क्वेश्चन बन जाते थे, है ना, जो कि कल मैंने आपको कराए भी थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात क्या है प्यारे बच्चों, वो भी देख लेते हैं। आगे अब क्या करना है बेटा हमको, देखिए बात सुनिए ध्यान से, समझिए मेरी बात को, ठीक है। अब अगर मान लो 3 सोर्स होते, कितने सोर्स होते, 3 सोर्स होते, तो कैसे करते थे मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर आप नीट की तैयारी करें तो पहला क्वेश्चन ही आपका आखिरी क्वेश्चन है, या मैक्सिमम दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके काम का नहीं, ठीक है। तो पहले फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी से हम क्या लिखते थे, ये फ्रीक्वेंसीज है, उससे हम ओमेगा लिखते थे 2 पाई f, 2 पाई इंटू n माइनस 1, है ना, 2 पाई इंटू n और 2 पाई इंटू n प्लस 1, है ना। फिर फेज लिखते थे, फेज क्या होता है ओमेगा टी, 2 पाई सॉरी 2 पाई इंटू n माइनस 1 टी, 2 पाई इंटू एन टी, 2 पाई इंटू n प्लस 1 टी, ठीक है। अब बेटा कैसे करते थे, बेटा देखो 2 पाई एन टी, इसको हम रेफरेंस ले लेते थे और एक का फेज 2 पाई टी ज्यादा है, 2 पाई एन टी इसमें भी 2 पाई टी ज्यादा है एक का फेज। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिछली वीडियो देखें, तो आपको बहुत डिटेल में मैंने वहां पे समझाया है। और दूसरी का 2 पाई टी कम है। अब बताइए बेटा दोबारा मैक्सिमा कब आएगा, साइकिल कब कंप्लीट होगी, 0 टाइम पे मैक्सिमा था, दोबारा कब आएगा, जब ये 2 पाई आ जाए वापस, जब 2 पाई टी 2 पाई हो जाए, दैट इज टी इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो 1 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी इस केस में हो जाएगी 1 हर्ट्ज, क्योंकि 1 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होगी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, n माइनस 2 n n प्लस 2, तो ओमेगा क्या आ जाएगा 2 पाई n माइनस 2, 2 पाई n और 2 पाई n प्लस 2, ठीक है। और फेज क्या हो जाएगा 2 पाई n माइनस 2 टी, 2 पाई n टी, 2 पाई n प्लस 2 टी, दैट इज 4 पाई टी पीछे और 4 पाई टी आ गया। अब बताइए बेटा पहला मैक्सिमा कब आएगा, जब ये 2 पाई बनेगा, दैट इज टी इक्वल टू हाफ, आधे सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। 0 पे अभी मैक्सिमा था, हाफ सेकंड पे फिर से मैक्सिमा, फिर 1 सेकंड पे, आधे सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होगी। अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2 हर्ट्ज। अब बेटा अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप ये याद कर लीजिए, जो डिफरेंस होगा इन दोनों में, कंसेक्यूटिव दो में, अब ऐसा नहीं वो 2 हर्ट्ज बस वही आंसर है, n-1 और n है तो 1 आंसर है बस। आपके में बेटा इससे ज्यादा नहीं आने वाला, ठीक है, इनफैक्ट मेंस में भी इससे ज्यादा नहीं आने वाला। अब रही एडवांस की बात, तो उसमें क्या होगा बेटा, वैल्यूज थोड़ी सी और मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, भयानक और कर लेते हैं। आइए अब मान लीजिए ये है n-2 और ये है मान लीजिए n प्लस 4। अब देखिए मेरी बात सुनिए बेटा, अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि n-1 n प्लस 1, वो हो सकता है 400 401 402 कह दें, तो 401 को आप n कह लीजिए, उसको n-1 उसको n प्लस 1। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब बेटा क्या बनेगा, ये तो वही है, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या देगा 2 पाई n प्लस 4, 2 पाई n प्लस 4, दैट इज 8 पाई टी, ये 8 पाई टी हो जाएगा और ये 4 पाई टी पीछे, वो तो वही का वही। अब क्या हो जाएगी बेटा बीट फ्रीक्वेंसी, अब बेटा कब मैक्सिमा आएगा, अब ये तो 2 पाई पे पहली बार आ जाएगा 1/4 सेकंड पे, पर ये तो उस टाइम पीछे होगा 1/4 सेकंड में तो पाई पे होगा, तो कब मैक्सिमा आएगा, ये कब पहुंचेगा हाफ सेकंड पे, तो हाफ सेकंड पे ये कहां पे हुआ 4 पाई पे, हाफ सेकंड पे 8 पाई इंटू हाफ क्या हो जाएगा 4 पाई। हाँ तो हाफ सेकंड पे ही मैक्सिमम मिल रहा है, हाफ सेकंड पे ही मैक्सिमम मिल रहा है, तो आधे सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होगी। जब ये घूम के आ रहा है ना, तो ये 2 बार हालांकि घूम के आ गया, इसका 4 पाई बन गया, लेकिन है तो सामने ही ना, तो हाफ सेकंड पे फिर से मैक्सिमम, आधे सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होगी, तो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स आ जाएंगी, 2 साइकिल। इस तरीके से आप बड़े आराम से कर सकते हैं
और अगर थोड़ा सा चेंज करना हो n n-2, अब n+3 ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बस, इसके बाद और नहीं करेंगे। मेरे को लगता है मैंने हद मजे ले लिए, अब इससे ज्यादा मतलब पॉसिबल नहीं। अब बेटा कब आएगा? ये कह रहा है भैया हम तो हाफ सेकंड पे मैक्सिमा देंगे और 1 सेकंड पे दोबारा मैक्सिमा वाली कंडीशन बनाएंगे। और ये क्या कह रहा है भैया? कह रहा है 1/3 पे, 2/3 पे और 1 पे। तो कॉमन कब आ रहा है? 1 पे। बस खत्म हो गई बात यार। आप ऐसे लिख लीजिए करिए। अब 1 सेकंड पे ही मैक्सिमा आएगा, तो यहां बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? अगर n-2 n और n+3 है तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही है? इसमें FB आ रहा है 1 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 167 बेटा, क्वेश्चन नंबर 167 में क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना है, और डाइपोल का एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो 30 डिग्री है। टॉर्क जो लग रहा है वो 2 × 10⁵ है। टॉर्क होता है बेटा PE sin 30, PE sin थीटा होता है, ठीक है। टॉर्क दे रखा है 2 × 10, टॉर्क है 4 P। अच्छा, चार्ज ऑन डाइपोल पूछा, Q × L होती है बेटा डाइपोल मोमेंट। L दे रखा है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10⁻²। E दे रखा है मेरे को 2 × 10⁵, ठीक है। E दे रखा है और sin 30 हाफ हो गया। ओके, काटा पीटी कर लो भाई। 2 2 जा 4 है। 2 टाइप में आंसर आना चाहिए पहली बात तो, और 2 टाइप में एक ही है, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ना है भाई। 10 की पावर क्या रही होगी? नंबर तो 2 ही आ रहा है, दिख रहा है ना भाई। Q तो 2 के बराबर आ रहा है। अरे निकालना तो 10 की पावर -3। Q 2 मिली कूलम आ रहा है। कितना है? 2 मिली कूलम। बोलो आया? आया। 168 ऐसे क्वेश्चन बेटा कई बार मैंने क्लास में बताया, मैंने आपको कई बार बता रखा है। मेडिकल में अगर ऐसे क्वेश्चन आए, कैपेसिटर में खूब सारे डाइलेक्ट्रिक हो, एक डाइलेक्ट्रिक डालना चाहते हो तो वो 4 डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे K1 K2 K3 K4, मैं कह रहा हूं मान लो सभी बराबर होते हैं, सबके सब K होते हैं, तो चारों को निकाल के एक डालना तो K ही डालना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली चारों अगर होते ही बराबर, अरे भाई नहीं समझे, 4 डाइलेक्ट्रिक है ना, आपने चारों को हटा के एक डालना है। तो मैं कह रहा हूं अगर चारों K ही होते हैं, सब K ही है, तो सबको निकाल के कौन सा एक डालो कि वही कैपेसिटेंस बने K। तो K1 K2 K3 K4 को सबको K करो। देखो आंसर किस में आ रहा है। हालांकि इन्होंने तो जैसे 4 ऑप्शन दिए थे उसमें एक भी करेक्ट नहीं था, पर मैं आपको बस इतना ही कह रहा हूं, बेस्ट तरीका होता है करने का ये कि K1 K2 K3 K4 सबको बराबर कर दो। सिंपल, सबको बराबर करिए। देखिए क्या बन रहा है, किस में K बन रहा है? पहले वाले में नहीं बन रहा, दूसरे वाले में नहीं बन रहा, तीसरे वाले में नहीं बन रहा, चौथे वाले में ही बन रहा है भैया। चेक कर लीजिए एक बारी करके दिखाता हूं, जिसमें एक गलत वाला भी चेक कराया तो एक सही वाला भी। बेटा देखो आपके एग्जाम जो है ना वो अलग है, नीट। सही आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास में सिखाया हुआ है। लेकिन जैसे एक ये देखिए ऑप्शन था K1 + K2 + K3 + 3K4। अब सबको बराबर करिए तो K क्या बन जा रहा है? इक्विवेलेंट क्या बन जा रहा है? K 3K 6K। हमको तो K चाहिए इक्विवेलेंट अगर सब बराबर हो तो। अब सही वाला जो ऑप्शन था वो ये था 3/K1 + K2 + K3 और 1/K4। अब भैया ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जानी चाहिए। K1 K2 K3 को बराबर करिए, 3/3K 1/K हो गया, प्लस 1/K 2/K। ओ सेम आना ही पड़ेगा ना भैया। तो बेटा अगर सब बराबर होंगे तो इक्विवेलेंट तो वही आएगा ना। बाकी करने का तरीका क्या होता है बेटा मैं आपको याद दिला देता हूं, चलिए थोड़ा सा। K1 K2 K3 और K4 ये है ना। फोटो देख लेते हैं एक बार। ओके, अब बेटा करने का तरीका क्या होता है, ये कैपेसिटर बन गया K4 वाला और फिर K1 वाला। अब वही जो भी इसका एरिया हो A∈0/d इंटू K4, K4 A∈0/d। अगला K4 ये उसके साथ सीरीज में है K2। कुछ लोग कहते हैं इन तीनों को पैरेलल में लो, गलत, क्योंकि जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही इसमें आए, वही इसमें आए, ये जरूरी नहीं है। ये K4 वाला, ये K2 वाला, ये K4 वाला। बस अब आपको करना क्या होता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा है ना, मान लो ये एरिया A/3 है,
तो K4 A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2, मान लो D/2 है। ऐसे सबका आप क्या करिए वो लिख दीजिए कैपेसिटेंस, और फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर कर दिए। सबको हटा के एक ही डाल दीजिए, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर करिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और K निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 169 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन है, 169 भी 170 भी। क्वेश्चन नंबर 169, आइए देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 169। भैया चार्जिंग हो रही है बैटरी की, एक 2 ओम का है, एक 1 ओम का है, एक बैटरी है। मैं कह रहा हूं डायरेक्टली एक 3 ओम का लगाओ, सही है या नहीं है? और बैटरी कितने वोल्ट की है? 3 वोल्ट की, और ये 3 ओम हो गया एक, और करंट आ रहा है 2 एम्पियर, जो कि फोटो में मिसिंग था बाई चांस। कोई दिक्कत की बात नहीं, चार्जिंग ऑफ बैटरी का क्वेश्चन है। 169 कौन सा चार्जिंग ऑफ बैटरी का क्वेश्चन है? तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस या तो E माइनस आई आर होता है, या E प्लस आई आर होता है, या E होता है। जब चार्जिंग होती है तो E प्लस आई आर, जब डिस्चार्जिंग होती है, जब चार्जिंग होगी तो उससे ज्यादा ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तभी तो ज्यादा चार्जिंग होगी, तभी तो चार्जिंग होगी भैया। इसके पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा लगाओगे तभी तो चार्ज कर पाओगे। तो E प्लस आई आर, 3 प्लस आई आर, 2 इंटू 3 6, कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट। और डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? E माइनस आई आर। और अगर करंट 0 होता तो I को 0 कर दो तो E आएगा पोटेंशियल डिफरेंस E। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170। 11 क्वेश्चन बाकी हैं भैया, थके नहीं, सुनते रहे, ना हम थक रहे ना आप थके। आप भी मेहनत से पढ़े, हम मेहनत से पढ़ाते हैं। कह रहे हैं बल्ब, अ फिलामेंट बल्ब 500 watt 100 volt is to be used in a 230 volt main supply। अरे भाई बिल्कुल ही रद्दी क्वेश्चन है। 500 watt 100 वोल्ट, इतने वोल्टेज पे ये पावर, तो V इंटू आई पावर होती तो I कितना रहा होगा? 5, तभी तो VI 500 बनेगा। बिल्कुल सही बात है। अब कह रहे इसी बल्ब को हमने एक रेजिस्टर के साथ लगा दिया 230 वोल्ट की सप्लाई से, तो कह रहे हैं ये बिल्कुल वैसे जल रहा है जैसे जलना चाहिए, बिल्कुल 500 वॉट। तो इसमें मतलब करंट 5 एम्पियर होगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट होगा, तो इसके अक्रॉस क्या होगा? 130 वोल्ट। कह रहे इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना है? अरे भाई करंट तो यार 5 एम्पियर, इसमें भी V इक्वल टू आई आर लगा, 130 इक्वल टू 5R, 5 2 10, 5 6 30, 26 ओम। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। नेक्स्ट, along wire carrying a steady current is bent to a circular loop of 1 turn। ठीक है, अब कह रहे हैं उसको n टर्न्स कर दिए। अरे भाई तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? भाई पहले एक टर्न था, मैग्नेटिक फील्ड V थी, अब क्या हो जाएगी? n स्क्वायर B। क्यों बता दो भाई, पहले अगर एक टर्न था 2 पाई r, अब n टर्न्स हो गए, n इंटू 2 पाई स्मॉल r। आप समझ पा रहे हो ना? स्मॉल r के कितने टर्न्स हो गए? n टर्न्स, तो यहां से r क्या आ जाएगा? r बाय n। तो म्यू नॉट I बाय 2r, पहले मैग्नेटिक फील्ड थी, एक टर्न, अब कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट I बाय 2r, एक टर्न के कारण तो ये हो जाएगी, लेकिन टर्न्स तो n हो गए ना, तो इनटू n, तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी? n स्क्वायर टाइम्स। क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन था भैया ये पहले का। भैया म्यू नॉट I बाय 2r होता ना, अगर n टर्न्स होगा तो रेडियस 1 बाय n टाइम्स हो गया, और एक टर्न के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो n टर्न्स के कारण इनटू n, तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। n स्क्वायर B आया सर, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक मैग्नेट है बेटा, इक्विलिब्रियम में है मैग्नेटिक फील्ड में, 60 डिग्री से टर्न करने के लिए W वर्क करना पड़ता है, 60 डिग्री से टर्न करने के लिए W वर्क। तो कह रहे हैं वहां पर स्टेबल टॉर्क, मतलब टॉर्क क्या लगा के रखना पड़ेगा ताकि वहां पे इक्विलिब्रियम बने? W की टर्म्स में आंसर देना। भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम बी कॉस थीटा। क्या होती है? माइनस एम बी कॉस थीटा। क्या होती है भैया? माइनस एम बी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा 60 है तो माइनस एम बी कॉस 60, और इनिशियल क्या थी? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब 60 से टर्न कर दिया बेटा, अगर मैग्नेटिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस एम बी कॉस 60, तो इनिशियल क्या होगी? माइनस एम बी कॉस 0। वर्क डन क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल एम बी बाय 2। अरे भैया फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, एम बी बाय 2 आ जाएगा।
और टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, 60 डिग्री पे रखने के लिए? पीई एम बी साइन, एम क्रॉस बी होता है टॉर्क, एम बी साइन 60, एम बी √3/2, एम बी बाई 2 हो जाएगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू √3 हो जाएगा टॉर्क। अरे भैया वर्क करना पड़ेगा एम बी बाई 2, टॉर्क हो गया एम बी √3/2, एम बी बाई 2 हो गया वर्क W√3, कितना हो जाएगा W√3। आया सर, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड 3.57 × 10⁻² टेस्ला इफ द E by M रेशियो इज इतना। ठीक है भैया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, अरे भाई बताते हैं, मिटोने वाला यंत्र। ये क्वेश्चन भी बेटा पहले कराया हुआ ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा। -m.b होती पोटेंशियल एनर्जी, पहले था θ0, बाद में थीटा कर दिया 60, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया वर्क, जो आया mb/2, और टॉर्क क्या होगा mb sin 60, mb √3/2, तो वर्क का √3 टाइम्स। अगला फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है, कैसे करेंगे बताते हैं भाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन वो होती है 2πr/v, टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v, ठीक है। r क्या होता है mv/qb, v कट जाता है, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रफ्तार, और 1 बाय टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, t सेकंड में एक चक्कर, एक सेकंड में जितने चक्कर होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितने चक्कर, दैट इज फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, दैट इज qb/2πm, eb/2πm। अब देखो लग रहा हो कैलकुलेशन खतरनाक है, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, डर लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है। E/m दे रखा है मेरे को 1.76 × 10⁻11। अब या तो डरते रहो या सवाल कर लो, तो मैंने तो ये सोचा सवाल करूंगा, आपने सवाल ही करोगे ना, करो 3.57 × 10⁻² टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अपॉन 2π, वो क्या होता है 6.28। अब देखो बेटा 3.57 इंटू 1.76, देखो 10⁻9 दिख रहा है, 3.5 इंटू 1.7 कितना बनेगा लगभग अंदाजे से, 70% ऑफ 3.5 कितना आएगा, 7 3 21, 2.1, 2.5, ये भी 6 के आसपास का बन रहा है अंदाजे से, और ये 6.28, तो लगभग आंसर 10⁻9 ही आएगा। 10⁻9 का मतलब होता है गीगाहर्ट्ज, गीगा 10⁻9 होता है गीगा, तो गीगा में आंसर, अरे गीगा में तो एक ही ऑप्शन है, सिंपल। तो बस बेटा आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं, कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल आएगी पेपर में। कैसी कैलकुलेशन आएगी, बिल्कुल सिंपल। अगला क्वेश्चन क्वालिटी फैक्टर का रद्दी क्वेश्चन, क्वालिटी फैक्टर पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 174, कह रहे हैं बेस्ट ट्यूनिंग के लिए क्या एलसीआर यूज करना चाहोगे। 4 ऑप्शन है, एलसीआर दे रखे कॉम्बिनेशन 4 ऑप्शन में। बेटा क्वालिटी फैक्टर मैक्सिमम करना है, क्वालिटी मैक्सिमम, बेस्ट ट्यूनिंग के लिए क्या यूज करोगे, क्वालिटी फैक्टर मैक्सिमम। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है XL/R एट रेजोनेंस या XC/R एट रेजोनेंस, ओमेगा नॉट L/R, ओमेगा नॉट क्या होता है 1/√LC, तो √L/C 1/R, L ज्यादा चाहिए, C कम चाहिए, R कम चाहिए। L सबसे ज्यादा कौन से ऑप्शन में है, 4th, C और R सबसे कम ऑप्शन किस में है, 4th। L सबसे ज्यादा चाहिए, C R कम चाहिए, तभी क्वालिटी फैक्टर मैक्सिमम, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 और 2 लूप दे रखे हैं, पूछा है ईएमएफ जनरेटेड कितना कितना होगा, 175। बता रहा हूं भैया, ये पहला लूप है, ये लूप है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल r रेडियस पे, तो ईएमएफ कितना आएगा। पहली बात फ्लक्स कितना लिखोगे, इसका रेडियस तो कैपिटल R है, फ्लक्स कितना लिखोगे, B × πr², ये फ्लक्स हो गया, -dφ/dt ईएमएफ आ जाएगा, दैट इज πr² × -dB/dt, ये लूप 1 में। और लूप 2 मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से बाहर है, उसमें ईएमएफ क्या आएगा 0, तो -dB/dt × πr² लूप 1 में, और 0 लूप 2 में, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में ही नहीं है। बिल्कुल ही बकवास क्वेश्चन था यार ये।
नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में पावर फैक्टर पूछा है, एलसीआर सीरीज सर्किट है, पावर फैक्टर बताना है। पावर फैक्टर होता है आर बाय जेड। पावर फैक्टर क्या होता है? आर बाय जेड। एक मिनट रुकते हैं, बताता हूं अच्छे से। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता नहीं, ये मैं पिछले क्वेश्चन में जो बताया। अब भैया फ्लक्स ही जीरो है सेकंड लूप में, तो ये में तो जीरो आएगा ना। जीरो कितने ऑप्शन में था? पहले तो ये देखो एक बार, जीरो 2 में था, ओ 3 में था भाई। और पहले वाले में तो बेटा डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स करना पड़ेगा ना, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ईएमएफ। सही गलत? सही। अगला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, आर एल सी। कैपेसिटेंस के क्रॉस है 40 वोल्ट, इंडक्टर के क्रॉस है 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस के क्रॉस है 80 वोल्ट। ठीक है, आई वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 80, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 100 लीड करती है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग करती है 40, आई 80 और ये ऊपर क्या आ गया 60, ये कितना हो गया 100। ये होगी नेट वोल्टेज। ये करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस, cos फाई कितना है 80 बाय 100, 0.8। cos फाई होता है पावर फैक्टर 0.8। खत्म। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4 आया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, झोल है उसमें, है ना। झोल क्या है? 100 ओम रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 220 वोल्ट सोर्स। बस इतना ही क्वेश्चन होना चाहिए था। पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट 50% चार्ज है तब पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कैसी बकवास बात है, 50% चार्ज है तब पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये नहीं भैया, क्वेश्चन ये होना चाहिए पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, या तो पूछो डिस्प्लेसमेंट करंट उस इंस्टेंट में जब वो 50% चार्ज है। तो बेटा क्वेश्चन खाली होना चाहिए था पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट या पीक वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। बात एक ही होती है, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेम चीज है। कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट भैया याद रखे बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है सर। आइए करते हैं सॉल्व। हंड्रेड ओम रजिस्टर है, कैपेसिटर का भी 100 ओम है रिएक्टेंस, और बैटरी हमने सॉरी जो एसी सोर्स लगाया वो 220 वोल्ट है, मतलब ये आरएमएस वोल्ट है। तो पीक वोल्टेज क्या हो जाएगी 220√2। करेक्ट है। ये पीक वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। बेटा वी नॉट बाय जेड से आई नॉट आता है। पीक करंट पूछा है तो पीक करंट मतलब वी नॉट। वी नॉट क्या हो जाएगा आरएमएस इंटू √2 बाय जेड। जेड क्या होगा 100√2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। 2.2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन 2। इसके बाद भैया 3 क्वेश्चन बाकी हैं, ये फटाफट से उनको भी निपटाते हैं। 178 कह रहे हैं 2 ग्लास लेंस है, बीच में भर दिया पानी। भर दिया पानी भैया, आओ। भैया ये 2 ग्लास लेंस है, ठीक है भाई। देखो एफ का f/2 हो जाता है, 1/f इक्विवेलेंट हो गया। अगर मान लो जब एयर है तो बेटा खाली ये f इक्विवेलेंट क्या है f/2। सही है। एक होता तो क्या होता f, मतलब यहां पे अगर आपने ग्लास भर दिया होता तो बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस को एक कॉन्केव लेंस तो खा जाता। ये कैंसिल हो जाते, क्यों? क्योंकि जितना ये कन्वर्ज करता उतना ये डाइवर्ज, तो एक ही रह जाता खाली। अगर ये ग्लास होता तो आप कह सकते हैं इसका डाइवर्जिंग, तो ये खाली एक ही, मतलब बेसिकली 3 लेंस नहीं है, एक ही बन जाता f वाला। ऐसा होता तो f बन जाता, पर यहां पे ग्लास ना भर के अगर पानी भर दे तो कुछ तो डाइवर्ज करेगा, तो वो f/2 से कुछ तो आगे ले जाएगा, लेकिन f तक नहीं ले जा पाएगा क्योंकि वाटर का म्यू कम है, इसलिए वो उतना डाइवर्ज नहीं कर पाएगा। ग्लास वाला तो उतना ही डाइवर्ज कर देता एग्जैक्ट।
ये ग्लास और सेम वही ग्लास और वही बेटा अगर वही सिमेट्रिक उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, दैट इज वही एंगल ऑफ प्रिज्म आ रहे हैं हर जगह। जो एंगल ऑफ प्रिज्म यहां आएंगे वही यहां पे आएंगे। तो बेटा अगर ग्लास होता तो बेटा ये दो लेंस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो खाली एक ही लेंस रह जाता है, एफ इक्विवेलेंट बनता। अब ना तो f/2 पे आएगा ना f पे आएगा, वो कुछ डाइवर्ज करेगा, लेकिन f/2 से f के बीच में आएगा f इक्विवेलेंट, f/2 से f के बीच में आएगा f इक्विवेलेंट। और ऐसा ऑप्शन तो एक ही है भैया, 1, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फील ना आती हो, अगर फील ना आती हो, लगे हमको ऐसे नहीं करना है, हमको तो पूरा सॉल्व करना है, उधेड़ना है पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो भी बताता हूं मैं आपको तरीका। तो ऐसा करते हैं, तरीका बताते नहीं है आपको, मतलब सुनाते हैं और एक प्रोजेक्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन आप देख लीजिए बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/f, चलिए बता ही देता हूं, मन नहीं कर रहा ऐसे छोड़ने का। 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। मेरे पिछले पेपर का भी सॉल्यूशन देखिए, 2019 पेपर 2 और पेपर 1 का, मैंने कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस बता रखे हैं इस फॉर्मूले पे। 1/r1, r1 हो जाएगा प्लस r, r2 हो जाएगा माइनस r, 1/r माइनस माइनस 1/r, तो ये क्या आ जाएगा 0.5, और ये 2/r, 0.5 इंटू 2 1, तो फोकल लेंथ क्या आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो फोकल लेंथ r के बराबर आ गई। ठीक है, और इसकी अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, वाटर वाले लेंस की, 1/f इक्वल्स टू 4/3 माइनस 1, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंटू 2/r, और r क्या है बेटा, f। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ जो वाटर वाले लेंस की 1/fw बोलना चाहिए, 1/3 इंटू 2/f, ये क्या आ गया 3f/2। ओ 1/r1 माइनस 1/r2 करूंगा ना इसके लिए, तो माइनस 2/r आएगा। क्यों, क्योंकि 1/r1 जो पहले वाले के लिए आएगा ना बेटा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइड आएगा, तो r1 नेगेटिव आएगा, माइनस 1/r2, r2 पॉजिटिव आएगा, तो माइनस 2/r, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3f/2। तो फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस इज माइनस 3f/2। अब जब 3 लेंस हो गए, एक वाटर का और एक ग्लास का, तो 1/f इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/f इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिए ध्यान से, वो आ जाएगा 1/f प्लस 1/fw, दैट इज 1 अपॉन माइनस 3f/2 प्लस 1/f, क्या हो गया 2/f माइनस 2/3f, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए बेटा, 6 माइनस 2 4, 4/3f, f इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3f/4। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, नहीं तो बेटा एक दो बार बेटा रिवाइंड करके देखिए, आ जाएगा समझ में। पहले आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला आप लोगों ने, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आया वो अब वाटर लेंस के लिए यूज कर लिया, उसके लिए वाटर लेंस की फोकल लेंथ निकाली, फिर 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 कर लिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है अगला। कह रहे एक ग्लास स्लैब के अंदर बेटा एक वो है, क्या बोलते हैं, एक बबल है, एक साइड से 5 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, दूसरे साइड से 3 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, तो थिकनेस बताइए स्लैब की। बताते हैं भैया, बिल्कुल बताते हैं, चमकाएं पहले बोर्ड। अब देखो भैया, मार्कर में जान नहीं रह गई है, नया मार्कर उठाएंगे। ये बेटा इससे जो इमेज बनेगी वो पास में बनेगी, ठीक है, h/μ पे पास में बनेगी, ठीक है, और इससे भी जो इमेज बनेगी वो भी पास में बनेगी थोड़ी। तो बेटा बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, जो इमेज बन रही है ना, मान लो एक साइड से डिस्टेंस h1 है, तो h1/μ1 पे बन रही है, h1/μ पे बन रही है जो 5 है, और एक साइड से डिस्टेंस अगर h2 है तो इमेज कहां बनेगी, h2/μ पे बनेगी जो 3 है, और मेरे से पूछा h1 प्लस h2 दैट इज थिकनेस ऑफ स्लैब, वो क्या आ जाएगी
5 + 3 × म्यू दैट इज 8 म्यू, और म्यू कितना दे रखा है मेरे को 3/2 दैट इज 1.5। तो ये कितना देगा 8 × 1.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। बिल्कुल शानदार, बहुत सही। अगला क्वेश्चन, इंटेंसिटी का रेशियो है बेटा n:1, दो लाइट सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी का रेशियो n:1, कोहेरेंट है दैट इज इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे। नॉन कोहेरेंट होते तो खाली समेशन ऑफ इंटेंसिटी दिखाई देता, कोहेरेंट है इसलिए मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे। ओके बेटा, बार बार मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब तक पेपर हो ना जाए तब तक बढ़िया करके मेहनत करें, खूब पूरी जान लगा दें, है ना। और बेटा सेलेक्ट हो आप लोग, बेटा बड़ी खुशी होगी हमको अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 180, आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन, ये पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। आई मैक्स होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, आई मिन होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो √I1 + √I2 का होल स्क्वायर और आई मिन होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, और सिमिलरली नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है। तो बन क्या जाएगा, ये ऊपर क्या बन जाएगा 2 √I1I2, नीचे क्या बन जाएगा प्लस होगा तो क्या बन जाएगा 2 √I1I2 वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, 2 I1 + I2, सॉरी। अब क्या करेंगे बेटा, I1/I2 n है, n से डिवाइड कर दीजिए, I2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा √I1/I2 और नीचे आ जाएगा I1, अच्छा ऊपर 4 √I1I2 आएगा, सॉरी 2 √I1I2 माइनस 2 √I1I2, नीचे 2 है तो 2 2 2 तो आएगा ही है। I1/I2 + 1, I1/I2 n है तो 2 √n अपॉन I1/I2 n है तो 2 √n अपॉन n + 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, 2 √n अपॉन n + 1, दैट इज ऑप्शन 3। काफी सिंपल था बेटा, I1/I2 n दे रखा था, I मैक्स होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, I min होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये यूज करके बड़े आराम से कर सकते हैं। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा खूब बढ़िया करके मेहनत करें, आखिरी दिन तक मेहनत करें, पूरी की पूरी जान लगा दे, कामयाब होके दिखाएं। कीप वर्किंग हार्ड बच्चों, ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। कीप वर्किंग हार्ड टिल देन, थैंक यू।